नरेंद्र मोदी जी बड़ी गलती कर बैठे हैं। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और आज नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी बगावत केवल मौके का इंतजार कर रही है। जैसे ही मौका लगेगा बगावत अपने आप विस्फोटक रूप धारण कर लेगी। और एक ऐसा सर्वे निकल करके सामने आया, जिस सर्वे ने इतना हिला दिया कि नरेंद्र मोदी जी महज 24 घंटे के अंदर अपनी जवानी की दोस्ती को तिनके की तरीके से बखेर देते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके मनोहर लाल खट्टर के साथ वो मंच पर बैठे हुए होते हैं और मनोहर लाल खट्टर के लिए वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती उन दिनों की है जब हम मोटरसाइकिल पर एक साथ चलते थे। हमारी दोस्ती उन दिनों की है जब दरी पर सोया जाता था और हम एक दरी पर सोते थे, एक थाली में खाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी मनोहर लाल खट्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके एक रात बीती 24 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी जी अपने उन्हीं जवानी के दोस्त को कुर्सी तो छोड़िए दरी से उतार दिया। वो लाल कालीन पर चलने वाले मनोहर लाल खट्टर मोटरसाइकिल तो क्या पैदल पैदल हो गए। अब सवाल केवल इतना भर नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर और उनकी दोस्ती और उनको पैदल पैदल कर दिया और दरी वापसी ले ली। सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह है कि आप एक चलती फिरती सरकार को, एक ऐसी सरकार जो कि बिना जनमत के बनी थी, गठबंधन की सरकार, और वो सरकार जो 4.5 साल तक चल रही थी, उस सरकार को आपने चलाया और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप उस सरकार को बदल देते हैं। जनता को कुछ नहीं बताया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं, ना दिल्ली से, ना चंडीगढ़ से, ना हरियाणा से, कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि मनोहर लाल खट्टर, जिनको आप जवानी का दोस्त बता करके दरी और मोटरसाइकिल का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उन्हीं को 24 घंटे के अंदर आप पैदल कर दे रहे हैं। वजह क्या है इसकी? सवाल यह है, क्या वो सरकार आपके हिसाब से नाकारा हो चली थी? क्या वो सरकार आपके हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी? क्या वो सरकार आपकी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही थी? और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी तो वो सरकार अभी तक कुर्सी पर थी कैसे? वो मुख्यमंत्री अभी तक उस कुर्सी पर बैठे हुए कैसे थे? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि जिनको आप लेकर के आए हैं, क्या क्षमता ऐसी देख करके उनको लाया गया है? नायाब सैनी का एक खबर का एक स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इस वक्त में। खबर यह है कि नायाब सैनी वो अपनी पत्नी को सांसद रहते हुए वार्ड का चुनाव नहीं जितवा सके। नरेंद्र मोदी जी को 10 सीटें वो जितवा करके दे पाएंगे? सवाल यह है कि आपने एक मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया, दूसरे को ला करके बैठा दिया, तो जनता को कोई तो मैसेज देना चाहिए, जनता को कुछ तो बताना चाहिए कि क्या ऐसी वजह थी कि हमने पहले को हटा दिया, और क्या ऐसी वजह है कि हम दूसरे को, इनको इस वजह से लेकर के आए हैं। या एक सर्वे जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में इस वक्त बहुत तेजी से है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया और उस सर्वे के अंदर यह रिपोर्ट निकल करके सामने आती है कि अगर मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए चुनाव लड़ा गया तो 6 सीटें आप हार जाएंगे। सर्वे में रिपोर्ट यह निकल करके आती है
कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर के फिर भी स्थिति अच्छी है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को लेकर के जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर वो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तरह से खतरा पैदा हो गए थे उस सर्वे की माने तो सवाल यह भी है कि जब आप खुद 400 पार की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अपने उस जवानी के दोस्त के लिए आप 2-4 सीटें कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और 24 घंटे पहले जो भाषण दिया गया, जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, उसका फिर क्या मतलब है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने एक इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि जहां पर भी 2 सीट की, 4 सीट की, 6 सीट की, 5 सीट की अगर जरूरत होगी और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी लेनी पड़े, उसके लिए अगर किसी को पैदल करना पड़े, किसी की दरी मोटरसाइकिल वापस लेनी पड़ जाए, तो आप चूकेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति के अंदर आपके साथ काम करने वाले नेता, आपके सहयोगी, आपकी पार्टी के लोग, सोचिए कि अगर जरा सा उनको मौका मिला, जरा सा मौका मिला, तो वो बगावत कितना बड़ा विस्फोटक रूप ले सकती है। और आप ही के खिलाफ जिस दिन दरी को समेट दिया गया, तो सोचिए कि आप किस जमीन पर खड़े होंगे। बीजेपी के अंदर क्या इस वक्त में स्थिति 400 पार की है या इस वक्त में स्थिति 200-250 पर अटकी हुई है? सवाल इस बात का है। और सवाल इससे ज्यादा यह भी है कि अगर आप अपनी ही सरकार को इस तरह से रातों रात तिनके की तरीके से बखेर सकते हैं, तो फिर आप एकनाथ शिंदे के साथ क्या करेंगे? तो फिर आप अजीत पवार के साथ क्या करेंगे? तो फिर आप नीतीश कुमार के साथ क्या करेंगे? और ये नेता अब आपके साथ क्या करेंगे? सवाल इस बात का भी है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में एक ही चीज में लगे हुए हैं कि कहां पर एक सीट आ सकती है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, और उसके लिए हम करने के लिए कुछ भी तैयार हैं। अगर 4 सीट, 5 सीट या 6 सीट का नुकसान अगर मनोहर लाल खट्टर की वजह से हो रहा था, तो मनोहर लाल खट्टर को अपने जवानी के दोस्त को टाटा बाय बाय कहने में 24 घंटे नहीं लगाए। अगर 2 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ सकती हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को गले लगा लिया जाता है और जयंत चौधरी के दादाजी को उठा करके भारत रत्न दिया जा सकता है। अगर 5 सीटें, 10 सीटें बिहार के अंदर नीतीश कुमार से मिल रही हैं, तो नीतीश कुमार को पलटू राम और ना जाने क्या क्या कहकर भी गले लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ खुद पलटी मार करके और नीतीश कुमार की पलटी मरवा करके उनको गले लगाया जा सकता है। जिनको नेचुरली करप्ट कहा अजीत पवार, अगर अजीत पवार को 4 सीटें दी जा रही है और 4 सीटों में से अगर अजीत पवार सिर्फ 2 सीट जीत पाएंगे, तो उन 2 सीटों के लिए भी अजीत पवार नेचुरली करप्ट पार्टी वो भी कबूल है। जिस नेता की, जिस पार्टी की अगर 2-2 सीटों के लाले पड़े हुए हैं, तो सोचिए वो नेता, वो पार्टी इस वक्त 400 पार की स्थिति में है या 200 पर सुई अटकी हुई है। और ये 400 पार तो जो हरियाणा के अंदर अभी इस्तीफा लिया गया है, इसी हरियाणा पर दोबारा लौट करके आइए। अमित शाह जी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर नारा दिया, अब की बार 75 पार। यह अमित शाह जी का बयान था, उनका नारा था, अब की बार 75 पार। और 75 पार की ऐसी हवा निकली
कि बीजेपी बहुमत तक नहीं ला सकी। 41 पर सुई अटक गई। चैनलों ने बीजेपी के लिए 82 सीटें दी। सोचिए कि अगर इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता कि 75 पार हो रही है, चैनल अगर 82 सीट नहीं दिखाते तो शायद बीजेपी 20 पर अटकी हुई थी। लेकिन 20 से बीजेपी अपने आप को माहौल बना करके 20 और ले आई, सरकार तब भी नहीं बना पाई। तो क्या हरियाणा, जहां से अभी अभी ताजा ताजा दरी समेट करके लेकर के वहां से दिल्ली पहुंचाई गई है, क्या हरियाणा ही अब पूरे देश का मिजाज बताने वाला है? और क्या हरियाणा के जरिए ही पूरा देश का मिजाज वो सामने आने वाला है? क्या जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा दिया गया और वो 75 पार का नारा 46 भी पार नहीं करवा पाया बहुमत के, तो उसी तरह से 400 पार का नारा वो 200 पार भी नहीं करवा रहा है क्या? सवाल यह है। और अगर स्थिति यह है कि बीजेपी 200 से 250 के बीच में अटकी हुई है, तो सोचिए कि एक झटके के अंदर बीजेपी से कौन कौन अलग हो जाएगा चुनाव के बाद। अगर बीजेपी वाकई 200 से 250 के बीच में इस वक्त में अटकी हुई है और इसीलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी एक एक सीट को झाड़ पहुंच करके अगर रखने लग रहे हैं, साफ सुथरी करके उसको पोछा लगा करके, चमका करके, कपड़ा लगा करके अगर सजा करके अपने पास में रख रहे हैं एक एक सीट को, तो अगर 250 से 200 के बीच में गाड़ी फंस गई तो एक झटके में कौन कौन पाला बदल करके, बड़ी बगावत करके, एक बगावत का विस्फोटक फूट करके और बीजेपी के हाथ से 24 घंटे के अंदर अंदर क्या क्या छिटक जाएगा। नीतीश कुमार एक झटके में पाला बदल करके उधर, अजीत पवार एक झटके में पाला बदल करके उधर, एकनाथ शिंदे एक झटके में पाला बदल के इधर से उधर, अकाली दल एक झटके के अंदर, अभी तो साथ ही नहीं आया है लेकिन फिर भी उधर, सारी पार्टियां और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, क्या समझ रहे हैं आप? क्या खेल सिर्फ इस तरफ से होता है? क्या राजनीति सिर्फ बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को ही करनी आती है? बाकी के लोग फिर राजनीति नहीं करेंगे क्या? बाकी के लोग फिर अपने अपने तरीके से तस्वीर को गढ़ने का काम नहीं करेंगे क्या? और जब अगर ये राजनीति 250 से नीचे अगर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जो है वो आगे नहीं ले जा पाए और 250 तक ही उनकी गाड़ी रुक गई, तो सोचिए गाड़ी में से कितनी जल्दी जल्दी फटाफट टायर, स्टीयरिंग, छत, सीट वो अपने आप पैदल चल करके निकलने लग जाएंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी वो जैक पर नहीं बल्कि ईंटों के सहारे खड़ी होगी। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, जिस वक्त में बार बार हर मंच से, हर जगह से इस बात को कह रहे हैं, लाल किले तक को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा। हर प्रोग्राम में इस बात को कह रहे हैं कि अगली बार तीसरे कार्यकाल में यह करेंगे, तीसरे कार्यकाल में वो करेंगे। तो क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से एक माहौल बना करके अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है? और अंदर खाने की जो तस्वीर है वो बीजेपी को मालूम है, बीजेपी का जो सर्वे है वो बीजेपी को मालूम है। और इसीलिए ये सारी जोड़ तोड़, ये सारी जुगत इस वक्त में चल रही है। एक बार जरा देखिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए कैसे दरी और मोटरसाइकिल का जिक्र किया जा रहा है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास
एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाकर के हम सुख चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ नरेंद्र मोदी खुद सोते थे वो तक आज सुख चैन की नींद नहीं ले पाए। तो सोचिए कि जो विपक्षी पार्टियां गठबंधन को छोड़ करके, इंडिया गठबंधन को छोड़ करके सुख चैन की राह देखते हुए बीजेपी के पाले में जा रही है, बीजेपी अगर जेजेपी की तरह से ही व्यवहार करने लग गई है तो ये सहयोगी पार्टियों के लिए मैसेज क्या है? सहयोगी पार्टियां फिर इसको किस तरह से लेंगी? सवाल इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी जी गठबंधन धर्म उसको कुछ नहीं मानते हैं? जेजेपी की ना केवल इस वक्त में विदाई कर दी गई है, बल्कि जेजेपी के तकरीबन विधायक वो भी अब बीजेपी के पाले में है। और इसीलिए कल दुष्यंत चौटाला ने जब धन्यवाद के लिए ट्वीट किया, उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव लिखा, तो किसी प्रकार से कोई टीस दिखाई नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद 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 कहते हुए चले गए। टीस शायद इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त में दुष्यंत चौटाला की उंगली, जैसे गांव देहात में कही जाती है, दरवाजों के बीच में फंसी हुई है और वो बस अपनी उंगली छुड़वाना चाह रहे हैं। गिला शिकवा कुछ नहीं तुमसे, बस सिर्फ उंगली छोड़ दो। पार्टी बची रह जाए, विधायक बचे रह जाएं, सरकार से बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, विधायक बचेंगे नहीं बचेंगे, वो अब किस पर तय करता है? नरेंद्र मोदी जी पर तय करता है। और नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतना चाहते हैं। और हरियाणा की 10 की 10 सीटें कैसे जीती जाएंगी? जब जेजेपी जाटों के वोट में सेंधमारी करेगी। और वो जेजेपी क्यों करेगी? क्योंकि पार्टी बचानी है। तो सोचिए इस वक्त में डील क्या हुई होगी, इस वक्त में चीजें किस तरह से तय की गई होंगी, इस बात को जरा सोचिए। कितना आसान है इस वक्त में बड़े लच्छेदार भाषण देना और जमीनी हकीकत के साथ में उसको अगर तोल करके देखते हैं तो उनका वजन कहां पर ठहरता है, यह बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए कि क्या कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जाना चाहिए कि एक सरकार को आपने हटा दिया, दूसरे को आपने सरकार में बैठा दिया, तो कम से कम लोगों तक कुछ तो बताएं। या फिर वाकई जो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में जो घूम रहा है वही एकमात्र सच है, जिसको ना बीजेपी इस वक्त में बता पा रही है और ना ही छिपा पा रही है, क्योंकि लोगों के सामने सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।